अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज भी रोज की तरह और हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासत में और यहाँ के जो सिनेरियोज हैं वहां पर एक डल डे तो होता ही नहीं है, और आज भी यकीनन डल डे नहीं था। पार्लियामेंट का सेशन हुआ बहुत जोरों शोर से। पीटीआई वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो पीटीआई के सेनेटर्स मौजूद हैं पार्लियामेंट में, जहां से उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हैं, उन्होंने भरपूर वहां पर शोर और हंगामा किया और भरपूर तौर पर अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। लेकिन ऐसे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल, जिसको सदर मुमलिकत ने रद्द किया था, वो अब बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें ऑब्वियसली जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात महदूद हुए हैं। एंड टॉकिंग ऑफ द चीफ जस्टिस, उनके समेत 4 मजीद जो जजेस हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दर्ज हो चुकी हैं। ऐसे में नाजरीन, जहां 50 साल कमेमोरेट किए गए, वहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आज पार्लियामेंट में मौजूद रहे। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब भी किया और बहुत अहम बातें उन्होंने की। लेकिन नाजरीन, कुछ ऑप्टिक्स की भी बात करेंगे। ये यकीनन ऑप्टिक्स हौसला अफजा नहीं थे, जहां पर एक खास मखसूस जज जो हैं, मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं अदालत के, वो मौजूद थे। गोया उन्होंने ये कहा कि दीगर जज साहिबान को भी दावत थी, लेकिन वो कुछ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए। फिर भी नाजरीन, एक बड़ा क्लियर कट इस किस्म का एक हुकूमत की तरफ से टिल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कहाँ एक तरफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत हो रही हैं, और हुकूमत ने खुद भी बारहा कहा है कि हम शिकायत मजीद खुद भी डायरेक्टली भी करेंगे, और वहां दूसरी तरफ एक उनमें से उनके अलावा जो दूसरे जज साहब हैं उनको बुलाया जाता है। और ये भी तमाम चीजें उस पस मंजर में हो रही हैं जब मौजूद सुप्रीम कोर्ट बहुत जरूरी तरीन, अहम तरीन केस पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सुन रही है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। हैविंग सेड दैट, ये जो एक रिवायत है वो पीटीआई ने डाली है, क्योंकि पीटीआई ने भी अपने टाइम पर जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि आज पार्लियामेंट में मौजूद थे, उस जमाने में ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि क्योंकि उनका फैसला एक पसंद नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लिहाजा पीटीआई ने उस वक्त उनके खिलाफ भी एक शिकायत दर्ज कराई थी इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एसिड बियॉन्ड मीन्स को लेकर, और उनके ऊपर भी तमाम तर चीजें हुई थी। और ये वन ऑफ दोज थिंग्स हैं जिसपे पीटीआई आज बैक ट्रैक कर चुके हैं, और ये कहते हैं इमरान खान साहब कि ये हमने खुद नहीं किया, बल्कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था। इसके ऊपर भी नाजरीन बात करेंगे बड़े जरूरी मामलात है। और मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू, उसके कुछ एडिटेड पार्ट्स भी आज बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जब उनके कुछ एडिटेड पार्ट्स जो हैं वो चलाए गए, जिसमें मरियम साहिबा कह रही हैं कि उनको नहीं चलाना चाहिए। अब ये किसने चलाए हैं, क्या ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ है या किसी खास इंडिविजुअल की तरफ से हुआ है, ये अभी बहुत बड़ा एक मुअम्मा है जो कि अभी सुलझ नहीं पाया है। लेकिन नाजरीन, इस पे भी बात करना उतना ही जरूरी है, और मैं फौरी तौर पर अपने गेस्ट का रुख करूंगी इस मामले पे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इस चीज में है, मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट दिखाई जाए जिसमें वो ये कहती हैं, जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है उसको कोट करते हुए, कि probably they are used to lying and expect others to do that too. I did not have the required info and did not want to say anything that was factually not correct या incorrect। तो मरियम नवाज साहिबा ये बात कर रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास किसी चीज की मालूमात ना हो तो आप अपने आप को रिफ्रेन करें और कहें कि मैं इसका सवाल का जवाब तब दूं जब मेरे पास इसकी जो रेलिवेंट नॉलेज है वो मौजूद हो। दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है और इस पे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। प्रॉब्लमैटिक चीज इस इंटरव्यू की ये है, या इन एडिटेड पार्ट्स की ये है, कि उसमें कहा जा रहा है कि ये चीज नशर ना हो। ये एक गोया ये चीज एक ऐसे एक इंटेलेक्चुअल रिगिंग का जो है वो तासुर देती है, और इस वजह से ये चीज नापसंदीदा है, या ये एक ऐसी चीज नहीं है जो कि किसी भी इंटरव्यू में होनी चाहिए। मतलब इंटरव्यूअर को ये डिक्टेट नहीं किया जाना चाहिए कि क्या चीज चलाई जाए और क्या चीज ना चलाई जाए। लेट इट बी ऑन द रिकॉर्ड, और अगर वो आवाम भी सुन लें कि जी इस चीज की मुझे मालूमात नहीं है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। पीटीआई के ऊपर भी भरपूर तनकीद की जा रही है हुकूमत वक्त की तरफ से, बिलखुसूस पीएमएलएन की तरफ से, उसके भी जवाबात मांगेंगे। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब तैमूर झगड़ा, साबिक सूबाई वजीर हैं आप बराए हेल्थ एंड फाइनेंस ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आप स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपकी आज ऑडियो लीक का भी आज पार्लियामेंट में जिक्र हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। राना एहसान अफजल साहब नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन तमाम मामलात पे नुमाइंदगी करते हुए। आप कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम मामलात पे रेलिवेंटली अपनी जमात का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद राना साहब, वार्म वेलकम। और नाजरीन, तमाम मामलात पर तज्जिए तबसरे के साथ अपने हमरा हैं हमारे जनाब आमिर ज़िया साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, वेरी सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट, और तमाम मामलात पे अपनी राय और अपना जो तज्जिया है वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। तैमूर झगड़ा साहब, आपसे सवाल तो करती हूँ, लेकिन एक ट्वीट के तवस्सुत से आपसे सवाल करती हूँ। पीएमएलएन ने आपको मुखातिब किया है, बल्कि फवाद चौधरी साहब को मुखातिब किया है,
जब वो मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट पर और उनकी इन एडिटेड ट्वीट्स पर वो काफी उन्होंने सख्त तनकीद की. PMLN कहते हैं the only thing she said was that she didn't have the information at the moment instead of lying blatantly, which your geether of leader is very fond of doing. Her honesty is what has won her millions of proud fans. By the way, any luck finding Germany-Japan border on the world map? तैमूर साहब. अगर मैं कहूं कि मुझे इसके बारे में फैक्ट्स की ज़रूरत है और ये बाद में डिस्कस कर लें तो मैं आपकी बात काट दूंगी. नहीं, आप नहीं काटेंगी ना. मैं आपकी बात एडिट कर दूंगी. या तो हमारा शो लाइव चल रहा है जी, या जो है वो लाइव रिकॉर्ड हो रहा है जी, एज लाइव है, विच इज आई थिंक इंटेलेक्चुअली द या राइट थिंग. फिर जो है वो एक एडिटेड इंटरव्यू है और वो सारे शायकीन को पता होना चाहिए कि उसमें जो है वो इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर दोनों को पता है कि कुछ सवाल किए गए हैं, कुछ सवाल 3 बार किए होंगे, कुछ सवाल 4 बार किए होंगे. मंसूर अली खान ने मेरे ख्याल में एक जबरदस्त इंटरव्यू किया. ऑनेस्टली अभी भी कहना चाहिए, उन्होंने जिस तरीके से चैलेंज किया. लेकिन माजरत के साथ जब एक ऐसे सेगमेंट में जो कि दिखाया जाता है कि वो उसमें कोई जो है वो इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के दरमियान कोई जो है वो मुकमुका नहीं है, वो बाद में पता चल जाए तो वो बिलाशुबा सारे इंटरव्यू पे और इंटरव्यूअर की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा देता है. जो इंटरव्यूई की क्रेडिबिलिटी है वो तो बहुत साल पहले खत्म हो चुकी है. मरियम नवाज साहिबा की क्रेडिबिलिटी बहुत साल पहले खत्म हो चुकी है. इसमें कोई शक है? वो तो ये जो मिलियंस ऑफ अच्छा फॉलोअर्स हैं, हाँ, तो फिर चले जाए ना इलेक्शन में. जो ये इलेक्शन कभी बार बार कह रहे, देखिए ये पहली बार है इस मुल्क की तारीख में कि सारी पार्टियां मिल के आईन को तोड़ रही हैं इलेक्शन को भागने के नास्ते. और जो ये बात भी कर रही है ना कि इलेक्शन साथ होने चाहिए, मान लेते हैं कि आपने 10वीं बार अपनी आर्ग्यूमेंटेशन चेंज कर दी और कह दिया इलेक्शन साथ होने चाहिए, लेकिन अगर आपने इलेक्शन साथ करने तो उसका फिर हल आईन तोड़ना नहीं है. उसका फिर हल यह है कि आप नेशनल असेंबली तोड़ के इलेक्शन कराएं. गोया आपको वर्ल्ड मैप पे जापान जर्मनी का बॉर्डर नहीं मिला. वर्ल्ड मैप पे जापान जर्मनी का बॉर्डर, मैं इस पे क्या कहूं, वर्ल्ड मैप पे जापान जर्मनी का बॉर्डर जो है वो नहीं मिला. लेकिन ये जरूर याद आया कि ये जो रिवायत है ना स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज की या डॉक्टर्ड पिच पे खेलने की, ये बहुत पहले से शुरू होती है. जब 90s में नवाज शरीफ वजीर आजम होते थे, मुझे अभी तक याद है कभी BBC CNN को वो एक बात नहीं बोलते थे. गौर अयूब और सरताज अजीज जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनको भेजते थे यार इनसे बोलो ये सख्त सवाल करेंगे. अच्छा, तो ये राणा साहब ऐसे मुस्कुरा भी कर रहे हैं. जी राणा साहब, इसका भी जवाब फरमाइए. और आपसे शायद मजीद जरूरी और ज्यादा मुश्किल सवाल कल सुप्रीम कोर्ट, मौजूद सुप्रीम कोर्ट पूछेंगे, क्योंकि कल वो जरूरी समाअत होनी है जब आपसे पूछा जाएगा, या कोर्ट से बल्कि इलेक्शन कमीशन को बुलाकर ये तलब किया जाएगा और पूछा जाएगा कि जो 20 अरब देने थे हुकूमत ने इलेक्शंस के इनेकाद के लिए ECP को, वो तो आपने अभी तक नहीं दिए, बल्कि वो मामला आपने मजीद लिंगर ऑन कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए ये जो इंटरव्यू वो ऑब्वियसली एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, लाइव तो नहीं था. तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू के अंदर अगर कहीं इंटरप्शन आ जाए तो उस इंटरप्शन को तो नहीं उसमें डाला जाता क्योंकि वो उस इंटरव्यू की फ्लो को खराब करता है. लेकिन मैंने वो क्लिप्स देखे और उन क्लिप्स में तो कुछ भी नहीं है. और उन्होंने कहा कि इस चीज का मुझे नहीं पता, बल्कि उन्होंने किसी कोई साथ था उससे भी पूछा कि इसका क्या जवाब है, मरियम औरंगजेब साहिबा साथ थी उनके. जी, तो उनसे पूछा कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, आप मुझे बताएं. और ओवरसाइट रख रही थी इंटरव्यू की. जी नहीं, वो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन राणा साहब एक अनकैनी बात नहीं लगी कि चले ठीक है, बिल्कुल अच्छी चीज है. उन्होंने ये तो एक उनका पॉजिटिव जेस्चर था कि उन्होंने आगे कहा कि मुझे सवाल का नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगी. उसको ये कहने की क्या जरूरत पेश आई कि इस पार्ट को काट दिया जाए, इसको रिकॉर्ड ना किया जाए? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको, वो जिस तरह जब वो पूछ रही थी मरियम औरंगजेब अगर वो थी, तो जब उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको या इसको काट दो, जरा रुको, इसको काटो, मैं पूछूं. तो वो उस तनासर से उन्होंने वो बात की थी. लेकिन मैं समझता हूँ वो क्लिप्स जो भी कोई देखेगा या इन्होंने अपनी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे लगाया तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर मरियम नवाज जो है वो कोई गलत बात कर रही है. वो सिर्फ ये कह रही है कि इस चीज की इंफॉर्मेशन हमने लेनी है और इसका जवाब भी दे देंगे. तो ये आई थिंक. और अच्छा राणा साहब, एक और आपसे अर्ज है. उस इंटरव्यू में ये भी बात की है मरियम साहिबा ने कि उनको ये नहीं पता है कि गाड़ियां नहीं खरीदी जा सकती हैं तोशा खाना से. आपकी इस केस में क्या नॉलेज है? क्योंकि हमें तो यही पता है कि गाड़ियों के ऊपर ममानियत है, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं वहां से. नहीं, लेकिन जब वो मंसूर अली खान ने तब वहां ये भी कहा कि उस वक्त जो रूल्स हैं उनको तब्दील किया गया, और जब रूल्स तब्दील किए गए तो फिर उन तब्दील शुदा रूल्स के मुताबिक गाड़ियां खरीदी. तो जो भी कानून था, कानून
تو وہ تبدیل کر کے لی گئی. تو میرے خیال سے بیچ میں کوئی پوائنٹ ہے تو وہ دیٹ میکس اٹ. صرف دیکھیں دوسرا جو آپ نے کہا کہ کل ہمارے سے سوال پوچھا جائے گا, ریلیکس کیا گیا, فرق ہے, تبدیل نہیں ریلیکس کیا گیا. جی رانا صاحب, بائی پاس جو بھی رول کو ریلیکس کرنا بھی تبدیل کرنا ہی ہے نا. اس کو تبدیل کر کے جو بھی کیا ہوگا اس وقت آبویسلی رولز کے مطابق جو تبدیل شدہ رولز تھے پھر اس کے مطابق انہوں نے گاڑی وہاں سے لے لی ہوگی. دوسرا جو سپریم کورٹ نے سوال پوچھے تو اس کا جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے. دونوں ہاؤسز میں جو ہے وہ بل ٹیبل کر دیا گیا ہے, منی بل. تو جو پارلیمنٹ اپنی کلیکٹو وزڈم کے ساتھ اس پہ فیصلہ کرے گی تو میرے خیال سے وہی فیصلہ جو ہے وہ آگے اس کا جواب جو ہے وہ ای سی پی کو دے دیا جائے گا اور پھر ای سی پی اس کو جو ہے لیکن آپ وہ کو یہ بات سپریم کورٹ کنٹمپچوس نہیں لگتی رانا صاحب کے, اگر کیونکہ پارلیمنٹ کو تو نہیں کہا تھا نا ریفر کرنے کو, معزز عدالت نے تو بڑے کلیئر کٹ یہ ان کا فیصلہ تھا, ڈائریکٹیوز تھے کہ یہ رقم دی جائے اور حکومت جاری کرے گی رقم, اور وہ کہتے ہیں کہ دیگر جو اخراجات ہیں یا جو آپ کی سکیمز ہیں ان کے اوپر تو کئی ارب روپے ویسے بھی لگتے ہیں, تو اس کے کمپیریزن میں تو یہ کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے 20 ارب روپے. اور مونا آئین کے تحت یہ جو اماؤنٹ ہے میں صرف کلیریفائی کرتا جی, ہوں, آئین کے تحت آرٹیکل 81 کے تحت الیکشن کمیشن کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس پہ پارلیمنٹ ووٹ نہیں کرتا, وہ ووٹڈ ایکسپینڈیچر نہیں ہے, چارجڈ ایکسپینڈیچر. رانا صاحب دیکھیں کیونکہ یہ بجٹڈ نہیں ہوتا ایکسپینڈیچر, اس کے لیے گنجائش نہیں رکھی جاتی, تو میرے خیال سے شاید اس وجہ سے اس کو پارلیمنٹ میں رکھا گیا ہوگا. لیکن اب وہ کلیکٹو وزڈم آف پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کر دے گی, تو جو فیصلہ ہوگا وہ آگے بتا دیا جائے گا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کنٹمپچوس ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کا تو یہ موقف ہے کہ جو مائنورٹی کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا, میجورٹی کا فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ججمنٹ ہے جس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ سو موٹو کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو ہولڈ کر دینا چاہیے جب تک وہ اپنے رولز اور پروسیجر جو ہیں وہ اس کو ریوائز نہیں کر لیتے. رائٹ, آپ نے وہی موقف دہرایا. عامر ضیاء صاحب آپ کا ویو اس پہ آ جائے. نمبر 1, آپ کو کوئی چیز پرابلمٹک لگی یا نہیں لگی مریم نواز صاحبہ کی جو ایڈیٹڈ انٹرویو کے کلپس ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں, اور دوسرا آپ کے ویو میں کیا یہ حکومت اس پوری چیز سے کنٹیمپٹ کی بھی باتیں کر تو رہے ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی والے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا کنٹیمپٹ ہے, اور ابھی obviously یہ معاملہ پارلیمنٹ گیا ہوا ہے اور پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں, گورنمنٹ کہتے ہیں سپریم اتھارٹی ہے, گورنمنٹ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی ہے سپریم کورٹ. پہلی بات تو یہ کہ مریم صاحبہ کا جو انٹرویو کا ایک پورشن ہم نے دیکھا, مزہ لینے کے لیے اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر تفصیل لی جائے, حزب اختلاف جو ہے جملے کسے اور وہ اس کا دفاع کریں, لیکن جو بڑا منظرنامہ ہے ہماری سیاست کا اس میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ مزہ لے لیں آگے بڑھ جائیں. لیکن ہمارے ملک میں اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا ڈسٹریکشن ہی ہے یہ, جتنا ہم اس میں بات کریں گے ڈسٹریکٹ ہوں گے. جو اصل ایشو ہے اور جو گمبھیر ایشو ہے اس ملک کا نا, وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے ادارے منقسم ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے ایک بہت بڑا بحران, ایک بحران نہیں کئی بحران چل رہے ہیں, آپ کا معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, جوڈیشل بحران ہے, لوگوں کے اعتماد کا بحران ہے. تو ایک پولی کرائسس ہے, ہر کرائسس دوسرے کرائسس کو فیڈ کر رہا ہے. یہ بہت وہ ہے. اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے, بہت سارے پاکستانیوں کی رائے میں پارلیمنٹ آج لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی 50 سال ہمارے آئین کو ہو گئے. لیکن بڑی دلچسپ بات ہے مونا صاحبہ کہ ایک وہ میں ابھی کسی اور پروگرام میں بھی کہتا ہے کہ جارج اویل کی کتاب ہے 1984, اس میں ایک فریز انہوں نے استعمال کی, ڈبل تھنک, یعنی کہ یو آر ہولڈنگ ٹو اپوزٹ ویوز ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہاں پر یہی کچھ ڈبل تھنک چل رہا ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر کہ جناب ایک طرف یہ کہتے ہیں آئین کا تقدس, آئین کے 50 سال, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آئین کو پامال کرنے والی باتیں, آئین کو انڈرمائن کرنے والی باتیں وہ ہو رہی ہیں. کیونکہ آج اگر آپ پوری اس کی کارروائی دیکھیں تو اس کے اندر جس طرح کی تقاریر ہوئی وہ یہ نیشن بلڈنگ کی نہیں تھی, وہ تو تھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کی, گلے شکوے کرنے کی, اور حزب اختلاف کو جو ہے ان کے بقول ایکسپوز کرنے کی, اور پھر جو بھی وہاں پہ رویے ہوئے ہم نے دیکھے. پھر اس پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا آنا کہ آج کے دور میں کہ جب کتنی پولرائزیشن ہو رہی ہے اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ان کے ساتھیوں کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو ان کے خلاف توہین آمیز باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ خود ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور یہ جو تصویر ہے قاضی صاحب کی along with زرداری صاحب, یہ بہت عرصے تک لوگ اس کے اوپر بات کریں گے, اور ایک بلا وجہ کا قاضی صاحب نے اپنے آپ کو خود جو ہے متنازع بنا لیا ہے, اور اتنا متنازع بنا لیا کہ جب یہ چیف جسٹس وغیرہ بن جاتے ہیں. عامر صاحب میرا عرض سنیے گا, جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ اس کا ریپلائی یا ریبٹل اس طرح سے دے رہے ہیں کہ وہ تقاریر دکھا رہے ہیں جو کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کی, جس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ایک کلوز
नेक्सस, इन दोनों का नेक्सस, तो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, लेकिन ये कि एक बहुत कुर्बत नजर आती थी थॉट्स में खान साहब की और साबिक चीफ जस्टिस की वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए, सबको पता है कि इमरान खान जो है, मतलब है, उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है, उनका बयानिया जो है वो एंटी करप्शन रहा है। अच्छा, एक हमारे यहाँ दौर ऐसा था कि राणा साहब भी हमारे कुछ कहना इदारे, चाह रहे हैं, राइट? हाँ हाँ उसमें हाँ बिल्कुल कहें, जिसमें जी, हमारे जी। इदारे बशमूल अदलिया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी पाकिस्तान आर्मी, राहिल शरीफ के जमाने से शुरू हुआ था कि वो भी एंटी करप्शन नैरेटिव को बहुत आगे बढ़ा रही थी। वो कहते थे, राहिल शरीफ साहब का जुमला मुझे याद है कि जी, इस मुल्क को, मतलब अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें दो बड़े मसाइल हैं, एक करप्शन है और एक टेररिज्म है। जी। जब तक आप इस नेक्सस को नहीं तोड़ेंगे, ये बल्कि आई डू रिकॉल सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, साबिक आर्मी चीफ ने कोई इस तरह की ड्राइव अपने इदारे के अंदर भी शुरू की थी, विच वाज अगेंस्ट जी करप्शन। जी बिल्कुल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, विद इन आर्मी भी किया था उन्होंने और बाहर भी उसको प्रमोट किया था। उस वक्त तमाम लोग जो थे एक सफे पे थे कि इस मुल्क में अपर लेवल पे बहुत ज्यादा करप्शन हुई है, और जब तक करप्शन का आप तदारुक नहीं करते, तो रोकते नहीं और उन लोगों को सजा नहीं देते जो उसमें इन्वॉल्व थे, तो वो सारी तो चीजें। गोया ये कि आप कह रहे हैं कि खान साहब को और साकिब निसार साहब का सिर्फ इस एक नुक्ते पे, विच इज अगेंस्ट द करप्शन, सिर्फ इस पे उनका इत्तेफाक था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि कोई उसको आप समझे कि आपस में कोई हम आहंगी। इत्तेफाक हो सकता है मोना कि मेरी और आपकी कभी मुलाकात भी ना हुई हो, और हम और आप ये कहें कि जी आप भी कह रही हो या कोई भी शख्स के जनाब ये करप्शन बुरी चीज है, और वहां पे राणा साहब भी बैठे कह रहे हो कि करप्शन बुरी चीज है। राणा साहब हंस तो रहे हैं अगर जी, इसको, है ना, हाँ, तो अगर राणा साहब ठीक है। और आपके ख्यालात मिल जाते हैं हाँ, तो उसके अंदर कोई मुजायका तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम दोनों की मिली भगत है। ठीक है राणा साहब, आप, हाँ, कोई साजिश तो नहीं की ना आपने। साजिश तो ना हुई। राणा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप अपनी मुस्कुराहट की वजह फरमाइएगा, एक जुमला फरमाएं, फिर मैं ब्रेक पे चलूं। इस पे दीगर भी बड़ा आई एम श्योर बात करने के लिए सबके पास पॉइंटर्स है। देखिए, जो एक तो मैं जस्टिस काजी फायज ईसा का असेंबली पे आने पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट सबकी है, वो पार्लियामेंट पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है और सुपीरियर तरीन जो है ये इंस्टीट्यूट है। तो अगर जस्टिस काजी फायज ईसा ऐसे सब्जेक्ट पे आए जो कि पॉलिटिकल नहीं था, जो आइन की डिस्कशन थी, और उसके अंदर अगर वो पार्लियामानी बालादस्ती को सपोर्ट कर रहे हैं और वो किताब उठा के कह रहे हैं कि हमारा इदारा भी इस आइन पाकिस्तान के नीचे काम करेगा, और उन्होंने क्लैरिटी दी कि मैं आपके खिलाफ भी फैसले करूंगा, तो मैं समझता हूं कि हमें पार्लियामान की बालादस्ती के ऊपर अगर कोई फाइनली कोई अच्छी कोई जेस्चर दे रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि हम कहें। दूसरा, मैं ये सिर्फ कहूंगा मुख्तसरन के साकिब निसार साहब जो व्हाट्सएप पे JITs बनाते थे, जिन्होंने टारगेट करके सदारत भी छीन ली PMLN से, उनका नेक्सस बड़ा डीप है। ये पाकिस्तान का बच्चा जान गया कि कितना डीप था नेक्सस। तो ये कहना कि वो सिर्फ मेरी सोच और आपकी सोच मिलने वाली बात है, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो पूरे प्लान था। हाँ, जो कि आप कहते हैं कि आपने वो मंसूबा या वो जो प्लान था आपने नाकाम बना दिया है। बाय द वे, इसी तरह की बात आज बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की है, जो कि खासी गौर तलब है। आफ्टर द ब्रेक उसको भी सुनाते हैं, तैमूर साहब को और दीगर को भी, उस पर व्यूज लेते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर झगड़ा साहब, किसी बच्चे को पता है आपको किस तरह से साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस, आपने सुना राणा साहब को कि वो क्या मंसूबे रखते थे आपके लिए कि तमाम सारी जो सियासी जमातें हैं वो सफ़े हस्ती से मिट जाएं, सिवाय PTI के और इमरान खान साहब के। और आज बिलावल साहब ने भी इससे भी ज्यादा संगीन उन्होंने बात की है, बहुत संगीन इल्जाम लगाया है कि आपके किस तरह के नेक्सस मौजूद थे और आज भी हैं। ये चंद उनके जो सेंटेंसेस हैं, ये सुने, फिर इसका आप जवाब फरमाएं प्लीज। यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था, और मेरिट को मर्डर करते हुए किसी को हिस्सेदारा पे भी आपने 10 साल पे मुसल्लत करना था। तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता, और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। जी, ये मंसूबा था आपका। 10 साल तक आप तमाम सिलेक्ट होके यहाँ मुसल्लत होना चाहते थे और अवाम पे हुक्मरानी करना चाहते थे। बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन हकीकत तल्ख होगी। एक सिलेक्टेड नाना एक डिक्टेटर को डैडी बोलते थे, फिर उसके बाद दूसरे डिक्टेटर के साथ मिल के जो अपनी पावर की हवस में उन्होंने कारनामे किए, उसका नतीजा 1971 में भुगतना पड़ा। फिर जो 10 साल की डिक्टेटरशिप आई, उस जनरल को खुद ही कोई 6 या 7वें नंबर से सिलेक्ट करके जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। वो कहते हैं उनके बेटे सारे आप लोगों के साथ हैं आजकल। जिनके साथ भी है, जिन्होंने काम किया है वो जवाब दे। ठीक है, अब उनके जो पॉलिटिकल एयर है, हाँ। सब डिक्टेटर्स के, वो सारे मिले हुए। अब मैं 2-3 बातें जो है वो कहूंगा। एक बिल्कुल
जो है वो आमिर साहब ने ठीक कहा कि जहां तक ये रिकॉर्डिंग लीक की बात है ना, ये हमें साइड पे रखनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन है ये एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन बस इतना याद रखें कि लीक का खेल पीएमएलए नहीं खेलती गई है, जब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए गवर्नमेंट कि ये इलीगल काम ना हो। ये तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक अनएथिकल काम था जिसने भी जो है वो लीक किया है, और ये सवाल भी उठा सकते हैं कि भाई वो अगर इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्डेड था और उसमें जो है वो स्क्रिप्ट हो रहा था और साथ 3 एडवाइजर बैठे थे, तो क्यों बैठे थे? लेकिन वो बाकी वो साइड पे रखें। दूसरी चीज देखें, आईन के 50वीं सालगिरह पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक आईन के इवेंट पे बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम एक हालात में हैं जहां पे गलत ऑप्टिक्स का, गलत सिग्नल का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पे हमारा सिर्फ नहीं पूरे मुल्क के और अवाम पे फर्क पड़ता है। आज पीटीआई के लीडर्स या वर्कर्स ये बात नहीं कर रहे कि जो काजी फायज ईसा साहब ने किया या उनके साथ हुआ, मेरे ख्याल में पीएमएलए ने ये इतनी बड़ी डिससर्विस की। क्या? ठीक है, देखें कि उनको ऐसे तरीके में पार्लियामेंट बुलाया, एक तरफ जरदारी साहब, एक तरफ इसाक डार। उन्होंने खुद कहा कि यहां पे सियासी तकरीरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासी तकरीर पे तकरीर, उनके फेलो जजेस को गालियां। और ये इसकी ऑप्टिक्स ठीक होती अगर सारा सुप्रीम कोर्ट यानी एक जगह होता। आपका ये व्यू है कि इस पे गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दी है काजी जिसने फायज ईसा भी साहब के किया साथ। ना, उन्होंने एक ऐसे controversial टाइम पे बनाने की जब कोशिश की है सुप्रीम उन्हें। कोर्ट के इंटरनल मसले है भी सबको पता है, पता इसलिए है, हम वो कह तो रहे हैं, एक ओपन सीक्रेट बन गया है और ना। उसको गवर्नमेंट फॉर्मेट भी कर रही है अपने मकसद के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। बिल्कुल जो राणा साहब ने कहा कि इसमें और कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते ना, फिर तो कोई बुरी तो आप बात कह नहीं। सकते हैं कि ठीक है, आपने एक बंदे को जो चीफ जस्टिस के नेक्स्ट इन लाइन है नेशनल टीवी पे सामने किया, ऐसे वक्त पे जब आपका हर लीडर चीफ जस्टिस तो को एक गालियां दे रहा झगड़ा साहब वो- है, जी। हर लीडर चीफ जस्टिस को गालियां दे रहा है, आपकी गवर्नमेंट और आपकी पार्लियामेंट वो कह रहे चीफ हैं जस्टिस के खिलाफ उन्होंने ट्रेंड्स सबको चला रही बुलाया है। था, और ये खुद उन्होंने कहा है देखिए, जस्टिस एक साहब। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की और गवर्नमेंट की भी होती है। कोई भी ये नहीं डिनाई कर सकता कि आज के जो ऑप्टिक्स थे और जो सिग्नल वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल भी सही नहीं। ये एक जुमला बता दें, आपने भी तो ज्यादती की थी ना इनके साथ। अगर इन्होंने ज्यादती की, उनको बुला के और उनको उन्होंने इस तरह से सियासी तकरीर के बीच में बिठा दिया, आपने भी तो उसके उसका ऊपर रेफरेंस जवाब भेजा खान था ना। साहब दे चुके हैं। अभी हम अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें खोल रहे हैं जो इस मुल्क में नहीं खुलती थी, शायद अच्छे के लिए, क्योंकि हमें वाकई एक ऐसे निजाम चाहिए, और मुझे पता है ये सारा एग्री करते हैं, अच्छा। जहां इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने दायरे में काम करें। एक हाँ। आखिरी सवाल हाँ। राणा साहब के लिए, हाँ, बड़ी अच्छी जो है वो मिसाल दी, हालांकि गैर आईनी है, कौन सी? कि जो अनबजटेड एक्सपेंडिचर है उसको वो पार्लियामेंट के सामने ले जा रहे हैं। Alright, हाँ। मैं शहबाज शरीफ के साथ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में था जब 60 अरब का फंड एमएनएस के लिए मंजूर हुआ था। हाँ, तब तो आप लोगों ने जब वो अभी 90 अरब हो गया, तो राणा साहब ये बता दें, और जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि वो जो 30 टाइम अरब कमेटी एक्स्ट्रा ने थे approval दिए। हाँ, वो कब पार्लियामेंट गए हैं और कब उस पे पार्लियामेंट ने ये वोट किया? लेजिटिमेट है। राणा साहब, इसका जवाब फरमा दें। आप लोगों के बहुत सारे और एक्सपेंसेस हैं, ये तरक्याती फंड्स का भी एग्जांपल आ गया है। ये हर चीज डजंट गो थ्रू द पार्लियामेंट एंड गेट अप्रूव्ड। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है ना कि अगर उसने इंटरनली कोई फंड्स डाइवर्ट करने हैं तो वो डाइवर्ट कर लें, और अगर कोई अनबजटेड है उसको अगर मनी बिल की शक्ल देके पार्लियामेंट के पास दीगर कामों के लिए हो सकते ये हैं, तो आपके गवर्नमेंट लिए का काफी ये तो prerogative है। इन्होंने और अपने आप को देखिए, incriminate मेरी कर बात दिया। सुने मोना, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इस मामले के। और हम फंस गए सर समझते आपके हैं जवाब कि के सारे साथ। इलेक्शंस झगड़ा साहब कह रहे हैं सारे इलेक्शंस के टेकर हुकूमत के अंडर होने चाहिए। ये तो हम बरमला कहते रहे हैं, कह भी रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि अगर आप आज पंजाब में इलेक्शन कराएंगे, फिर महीने डेढ़ बाद 2 बाद आप केपीके में इलेक्शन कराएंगे, फिर 2 सूबों में कराएंगे, वफाक में कराएंगे, तो क्या आप बुनियाद रखेंगे, और हुकूमतें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की होंगी, नीचे जो है वो इलेक्शन हो रहे होंगे, तो ये तो आप मुतनाज़ा इलेक्शंस की बुनियाद रखते हैं। तो राणा साहब, बाकी क्या ये government का बुनियाद वोट इस दे बात की भी पार्लियामेंट। नहीं डल रही कि 90 दिन आप तजावुज कर गए? ये भी तो बुनियाद डल जाएगी ना, फिर आज के बाद कोई नहीं मानेगा 90 दिनों को। ये देखें, जो सबसे अहम पहलू है ना, जो हम स्किप कर जाते हैं, 90 दिन आइन में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन आइन में ये भी लिखा है कि ईसीपी ने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने। ये उसका बुनियादी
वजूद की वजह है। और अगर वो आईनी तौर पे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस अगर वो नहीं कराता तो वो आइन की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ी वो करता है। बाकी 90 दिन में तो केपीके में भी इलेक्शन नहीं हो रहा, 90 दिन में तो पंजाब में अब हाँ, इलेक्शन 90 भी नहीं दिन हो रहा। तजावुज कर गए जी। तो फिर 254 भी उसके अंदर, तो वो चीजें उसके अंदर आइन आपको स्पेस देता है। लेकिन सबसे अहम है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, उसके लवाजमात पूरे होंगे तो वो होगा। वो लवाजमात हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो हमने बता दी हैं। अगर टेररिज्म है तो उसके मामलात हैं, अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो उसके मामलात हैं। जब केयर टेकर हुकूमत अगस्त में, जब हमारी हुकूमत खत्म होगी, केयर टेकर सेटअप आएगा तो उसकी प्रायोरिटीज हो सकता है टेररिज्म ना हो ये आपने या यही उसकी कहा है कि आपने IMF ना हो। प्रायोरिटीज की, ठीक हो गया, आप कहते हैं प्रायोरिटीज आपने सेट की हैं और इलेक्शन इज नॉट द प्रायोरिटी। बड़ा मैं क्लियर बता रही हूँ, आपने यही बात की है नहीं, कि आपने नहीं, कहा है कि ये बाद में देखा जाएगा, अभी ज्यादा प्रेसिंग मामला हैं। हमारी प्रायोरिटी ये कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन हो और हमारी ठीक है। जो है वो टेररिज्म हाँ। और ये बाकी चीजों के ऊपर हमारे जो है वो फोकस है। ये ठीक है। हाँ, यही बात मैंने आपसे अर्ज की है। आमिर साहब से ये वाली बात इसके देखते हैं कि ये कितना इसके ऊपर लॉजिक बैठती है या डज इट मेक सेंस, और आफ्टर द ब्रेक, और कल क्या एक्सपेक्टेड है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आमिर ज़िया साहब, ओवर टू यू सर। आपको लगता है ये बात ठीक है, अभी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, इलेक्शन वगैरह ये चीजें फेयर एंड स्क्वायर और ट्रांसपेरेंट, और ये भी तो करवानी है ना गवर्नमेंट ने। मुझे अगर इजाजत दें, वो पता नहीं लफ्ज बुरा ना लगे राना साहब को, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत तादीलें दे रही है इलेक्शन ना करवाने की, बड़ी भोंडी तादीलें हैं। क्यों? देखिए, इस मुल्क में 2008 में, 13 में और 18 में जब इंतखाबात हुए तो दहशतगर्दी का फरीक कहीं बड़ा था, और उसके आपको आदाद शुमार मिल जाएंगे, उसमें कोई हमें शक शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि पैसे ना होने का मसला, वो आपने बता दिया कि जी किस तरह से मतलब अपने MNAs को पैसे दिए गए। फिर आप देखें कि वो लैपटॉप की स्कीम के पैसे निकाले गए हैं, जो आटा की एक मुतनाज़ स्कीम शुरू की गई है उस पर 53 अरब रुपए रख दिए गए। तो पैसा की सिर्फ इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, पाकिस्तान बहुत गरीब सही, बहुत मुश्किल में सही, लेकिन ये पैसे निकाले जा सकते हैं और निकालने चाहिए। अच्छा, तीसरा ये कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होना, भाई आपको इतनी अजीज है 2-3 महीने पहले करा ले, खैर वो तो नहीं कराएंगे, लेकिन आप जो भारत के हमारे बहुत सारे लिबरल दोस्त मिसालें देते हैं कि वहाँ बड़ी अच्छी जमहूरियत है, वहां पर सेंटर में कोई गवर्नमेंट होती, स्टेट इलेक्शन होते रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी हो सकते हैं और बिल्कुल होने चाहिए। क्योंकि आप जो है इस बहाने जो है, देखिए ना, एक और गैर आईनी काम हो रहा है। वो गैर आईनी काम ये हो रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मुद्दत है वो 90 दिन की है। आप किस राइट के तहत इन लोगों को कंटिन्यू करवाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब मुझे नहीं पता क्या होगा इनके अंदर। दूसरा इसमें सवाल ये कि किस तरह से आप जो है पंजाब जैसे सूबे को और केपी के लोगों को डिप्राइव रखेंगे कि जनाब उनके नुमाइंदे उनके ना आए। ठीक है, हाँ। एक बड़ी एक अजीब और गरीब सिचुएशन। लेकिन आमिर साहब, फिर आपके तमाम जो आपने बयान किए, पूरी एक सिनेरियो या पूरी पिक्चर आपने एक उसका खाका खींचा है, उसके होते हुए सुप्रीम कोर्ट कल क्या फिर कहेगा? क्योंकि फंड्स तो नहीं मिले हैं और कल इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? भाई मैं समझता हूँ कि सीधा जो है ये उसकी हुक्मदूली की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो ये कंटेम्प्ट है। अदालत भी माशाल्लाह, हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। और उसके ऊपर हमने हमारे सामने मिसालें हैं कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और 16 आने होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से महाजाराई बढ़ा रही है। और आप देखिए ना, ये लोग, अब ये असर मिनुल्लाह साहब का जो नोट आया था, बड़ा तारीखी, लोग कहते हैं तारीखी है, उसमें जुमला है कि सुप्रीम कोर्ट को आईनी उसमें पोलिटिकल मामलात में नहीं आना चाहिए। एक ये भी एक अजीबोगरीब मिसाल है। भाई, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम ना कर रहा हो, अगर गवर्नर जो है सूबे के अपना काम ना करे और हुकूमत अपना काम ना करे, यानी कि इंतखाबात ना करा रहे हो, हाँ, तो किसी के तो दरवाजे पे जाना पड़ेगा। लीगल मसला इन रिवर्स ऑर्डर राणा साहब, आपने सुन लिया, भोंडा कह के मुखातिब किया है इन तमाम आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स हैं, नॉट योर्स, और अब आपने सुन लिया सीधी कंटेम्प्ट का मामला बनता है कल। राणा साहब जी देखिए, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज हैं, जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, तो उसको चलने देना चाहिए था। वहां ऑलरेडी एक दरवाजा खटखटाया जा रहा था और वहां से मामला चल रहा। फिर सुओ मोटो लिया गया डोगर के जो CCPO लाहौर थे उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर, जो कि बनता नहीं था, और फिर एक मेजॉरिटी के फैसले को माइनॉरिटी में तब्दील किया गया। तो ये सवालात हैं जो उठते हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट की डोमेन के बारे में बात करते हैं। बाकी देखिए, राणा साहब, में आपको पता होगा, भारतीय वो जो जज है मरकंडे काटजू, वो कहते हैं कि कौन सा फैसला है ये मेजॉरिटी वाला, वो कहते हैं मुझे दिखा दें, उन्होंने तो देखा नहीं।
नहीं तो झगड़ा साहब हंस उनको रहे। जो 4 जजों का फैसला है वो दिखा दें, वो तो अब रिकॉर्ड के ऊपर है। अब तो इट इज विद बहुत क्लैरिटी के साथ अब तो आ गया है। देखिए, जो बाकी ममालिक, इंडिया की बात की, इंडिया के अंदर जो है केयर टेकर का निजाम ही नहीं एग्जिस्ट करता। पाकिस्तान में फिर इसको भी खत्म कर दें। यहाँ क्यों एग्जिस्ट करता है और क्यों वो इतनी बहस के बाद वो बना? क्योंकि यहाँ एक पोलराइज्ड माहौल रहा है और यहाँ इलेक्शंस मैनेज एक जुमला फरमा दें राणा साहब, आपको लगता है कि कोई पीटीआई के फैसिलिटेटर्स आज भी मौजूद हैं? बिलावल साहब जो अभी बात कर रहे थे आज जो उन्होंने की है, बिल्कुल हमें लगता है कि बिल्कुल मौजूद हैं और जो और वो अदलिया में दीगर है। फैसले होते रहे। देखिए, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। जी। 63A जो है, जी जी जो बुनियाद है, फसादात की जो बुनियाद बनी, हाँ। कि एक चीज आइन में दर्ज ही नहीं है और उसकी तशरीह कर दी गई और आपने कहा कि ये इनको हम एक्सपेल भी कर देंगे और इनके वोट भी नहीं काउंट करेंगे। हाँ। तो ये चीज इधर जिसके से तहत शुरू हुआ ना हमजा मामला। साहब अगर ये की तशरीह हुकूमत जो है वो गई थी और फिर उनकी जगह परवेज इलाही साहब आ गए थे। ये पुराना गिला है उनका। झगड़ा साहब, आपका आखिरी इस पे कमेंट आ जाए। और कहते हैं वो अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके रिमार्क्स के बाद तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये 4-3 का जजमेंट है। मैं राणा साहब की जरूर तारीफ करूंगा कि उनके कोई फैसिलिटेटर मुझे साइड को नजर नहीं आए और उन्होंने लाइव सारे जवाब दिए और कोई आपको नहीं कहा कि कोई भी जो जवाब है वो काटे और उसको ऑफ स्क्रिप्ट ले जाए। लेकिन जो अतर मिनाला साहब ने कहा, देखें जी। हम जो आइन के साथ मजाक कर रहे हैं और उसकी 50वीं एनिवर्सरी पे मजाक कर रहे हैं, इसकी कीमत सबको मुस्तकबिल में देनी पड़ेगी। आप ये देख लें अतर मिनल्ला के जजमेंट और चारों जजेस, किसी का डिसेंटिंग नोट भी है, किसी का नोट ही है क्योंकि वो तो बेंच पे था आपके ही पास नहीं। है 4-3 वाला वर्डिक्ट? नहीं, वो तो नहीं है ना, लेकिन चारों जजेस ने फैसला नहीं अपने है वो, डिसेंटिंग नोट है। नोट्स हाँ, नोट है ना, हाँ। में, चारों ने अपने नोट्स फैसला में एक कंसिस्टेंट बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए नहीं लेना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला प्ले में है। और अतर मिनल्ला ने तो अपने नोट में लिखा था कि इट मस्ट बी एक्टेड अपॉन, यानी कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। तो ये तो वो पिछले दिनों मेरे ट्विटर पे एक नंबर्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये तो 4+3 वाला जो है वो हो गया ना सिचुएशन। अच्छा, आपने उसको 7-0 बना दिया है। 3 जजेस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डंडे की जोर पे इंतखाबात कराने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने नहीं कराने, और 4 कह रहे हैं कि नहीं, वो फैसला तो पहले से हो चुका है। लेकिन मैं लेकिन दोबारा 90 दिन की जो ममानियत है, वो आप कह रहे हैं, सातों साथ कह रहे हैं कि भाई 90 दिन कोई के अंदर उसको करना। नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा। हाँ। और इनको भी पता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स के सुप्रीम के तो आइन वो में इसीलिए ये तो कहते लिखा हैं है, आपके वो लिखा है। फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं आज भी। देखें, अगर फैसिलिटेटर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना, हाँ, तो वो फैसिलिटेटर हमें मंजूर है। वाह। अगर ये उस फैसिलिटेटर को आज से 10 महीने पहले मान लेते ना, तो फिर जिस तरह के इलेक्शन इन्होंने करने हैं, कौन सी न्यूट्रल हुकूमत ये जो आज काबीना पंजाब और केपी में बैठी है, अगर हम इनके तहत इलेक्शन कर रहे हैं तो केयर टेकर्स का निजाम वापस ही कर देना चाहिए, इनको ही करा देने चाहिए। राणा कोई साहब, फर्क नहीं पड़ता। आखिरी 5 सेकंड 10 सेकंड है, अपना आखिरी जुमला फरमा दें। आपने सुन लिया उनके फैसिलिटेटर्स आईन है पाकिस्तान है। देखें, अब ये वो कहेंगे कि ऑडियो लीक की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो अभी परवेज इलाही और एक जज साहब की जो ऑडियो लेकिन लीक हुई फिर से थी, ऑडियो ट्रकों लीक्स की पे बात लग गए। हो रही थी, अभी मरियम तो वो की लीक की मजम्मत की है। facilitator तो देखिए, और अब अभी इससे जो है- बड़ी और क्या बात हो सकती है? मतलब क्या है आप इस पे? दोनों ने एक दूसरे के लिए खूब ऑडियो लीक्स तैयार करके रखी है। तो ये ऑडियो लीक्स बमुकाबला ऑडियो लीक्स आइंदा दिनों में लगता है हमारी सियासत में बड़ी बदकिस्मती से होने लगा है। खैर, तमाम हजरात का नाज़रीन शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।